अंटार्कटिका की यात्रा करना आज उसी इतिहास का एक हिस्सा है। यानी लेखिका की जो यात्रा थी वो अंटार्कटिका की लेखिका की यात्रा वो उसी इतिहास का एक हिस्सा थी। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा इतिहास था जिसको लेखिका की यात्रा का हिस्सा माना जाता है। तो लेखिका कहती है टू गेट अ ग्रेस, ये समझने के लिए ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग। अंटार्कटिका की यात्रा ये समझने के लिए थी कि आखिर हम आए कहां से हैं, हमारा जन्म होकर हम कहां पहुंचे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद में जहां से हमने अपना अस्तित्व यहां शुरू हुआ वहां से लेकर आज तक हम कौन सी दिशा में आगे बढ़े हैं, यानी कौन सी तरफ आगे बढ़े हैं, कौन सी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए ये अंटार्कटिका की यात्रा थी। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फॉल्ट्स एंड प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सेल्स। ये यात्रा कॉर्डिलियन फॉल्ट्स और प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट जो चट्टानें होती है उन चट्टानों के महत्व को समझने के लिए थी। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओजोन और कार्बन की जो उत्पत्ति और उसका जो विलुप्तीकरण था, उसका जो अंतीकरण था, उसको समझने के लिए थी। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. लेखिका कहती है कि जब तुम इस बात को देखते हो कि 10 लाख वर्षों में कितना परिवर्तन होता है, तो ये आपके सर को चकरा देने वाला परिणाम होता है, आपके सर को चकरा देने वाला परिणाम होता है। क्या कहती है लेखिका कि जब आप 10 लाख वर्षों के परिवर्तन को देखते हो, 10 लाख वर्षों के परिवर्तन पर जब आप अपनी नजर डालते हो तो आपको महसूस होता है कि ये 10 लाख वर्षों में जो परिवर्तन हुआ वो इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ, इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ कि हमारा उस परिवर्तन को देखकर सर चकरा जाता है। म्यूट करना है। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज द माइंड बॉगलिंग अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखिका के अनुसार माइंड बॉगलिंग क्या है, सर चकरा देने वाली बात क्या है। अकॉर्डिंग टू द राइटर द माइंड बॉगलिंग थिंग इज the changes that we can find out in the duration of a million years। यानी कि 10 लाख वर्षों के पीरियड में, 10 लाख वर्षों के समय अवधि के दौरान, 10 लाख वर्षों की समय अवधि के दौरान जो परिवर्तन हम देखते हैं वो परिवर्तन माइंड बॉगलिंग होता है, वह परिवर्तन सर चकरा देने वाला होता है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas। कल्पना करो जैसे कि मानो भारत उत्तर की तरफ बढ़े, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को जैम करते हुए, एशिया की तरफ जैम करते हुए, एशिया को धक्का मारते हुए, और इसका जो बकल है उसको क्रस्ट करते हुए, एशिया इसका क्या है, बकल है, उसको क्रस्ट करते हुए ये आगे बढ़े एंड फॉर्म द हिमालयाज, और एक नए हिमालय का निर्माण कर दे, और एक नए हिमालय का निर्माण कर दे। कल्पना करो साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन द नॉर्थ अमेरिका, कि दक्षिणी अमेरिका पानी में बहकर, ड्रिफ्टिंग का मतलब पानी में बहकर जाने से है, वो पानी में बहकर और उत्तरी अमेरिका से जाकर मिल जाए, नॉर्थ अमेरिका से जाकर मिल जाए, ओपनिंग अप द डार्क पैसेज, जिसके कारण एक बड़ा सा दर्रा खुल जाए, एक पानी का रास्ता बन जाए, टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, जिसके कारण प्रू-ध्रुवीय धाराएं उत्पन्न हो जाए। सर्कमपोलर करंट का मतलब होता है प्री-ध्रुवीय धाराएं। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज डिसोलेट एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार को यानी कि जो अंटार्कटिका को फ्रीज्ड रखता है, कहने का मतलब जमा हुआ रखता है, डिसोलेट निर्जन रखता है, और पृथ्वी पर, पृथ्वी के पैंदे में यानी पृथ्वी के धरातल से नीचे रखता है।
अब देखिए इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, इस पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द राइटर्स जर्नी टू द अंटार्कटिका, लेखिका की अंटार्कटिका की यात्रा का उद्देश्य क्या था। द पर्पस ऑफ द राइटर्स जर्नी टू अंटार्कटिका was to understanding where we have come from and what is the direction we are heading to. Second thing, it was the journey to understand the significance of Cordilleran faults and Precambrian granites. It was the journey to understand the ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। तो ये तो इसका उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें से एक बनता है, व्हाट इज द या व्हाट मे बी द माइंड बॉगलिंग अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखिका के अनुसार माइंड बॉगलिंग चीज क्या हो सकती है। तो जवाब होगा चेंजेस दैट कैन अक्यूर इन ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर इज माइंड बॉगलिंग अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखिका के अनुसार 10 लाख वर्षों के दौरान या समय अवधि के दौरान जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन माइंड बॉगलिंग होता है। ये 2 क्वेश्चन इस पैराग्राफ में से आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, लेखिका कहती है कि मेरे जैसी दक्षिणी भारतीय महिला जो सूर्य उपासक होती है। देखिए दक्षिण भारत में क्या होता है कि सूर्य दिखाई देता है, गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए वहां के लोग सन वर्शिपिंग कहते हैं, अपने आप को सूर्य के उपासक मानते हैं। लेकिन जिस जगह सूर्य कम दिखाई देता है, यानी कि जहां सर्दी पड़ती है, तो वो लोग उसके अभ्यस्त होते हैं। तो लेखिका कहती है कि एक दक्षिणी भारतीय मेरी जैसी महिला जो सूर्य उपासक हो, कहने का मतलब सूर्य की उपासना करने वाली मेरी जैसी जो दक्षिणी भारतीय महिला है, म्यूट करना एक बार, जो दक्षिणी भारतीय महिला है, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is chilling prospect। चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है डरा देने वाली या भयावह संभावना, डर पैदा कर देने वाली संभावना। क्या कहती है लेखिका? लेखिका कहती है कि मेरी जैसी दक्षिणी भारतीय सूर्य उपासक महिला के लिए 2 सप्ताह तक जाकर उस स्थान पर रहना जहां संसार की 90% आइस एक जगह ही इकट्ठी है, यानी अंटार्कटिका इज द प्लेस वेयर 90% आइस ऑफ द वर्ल्ड इज स्टोर्ड ऑन द प्लेस। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा स्थान है जहां संसार की 90% से ज्यादा बर्फ एक जगह ही है, यानी कि जहां संसार की 90% से ज्यादा बर्फ एक जगह है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द राइटर, लेखिका के लिए भयावह स्थिति क्या थी। एडमिट करना, लेखिका के लिए भयावह स्थिति क्या थी, या फिर अपन कहें कि लेखिका के लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट क्या था। तो जवाब क्या होगा, गोइंग टू अंटार्कटिका एंड स्टेइंग देयर फॉर whole 2 weeks on the place where the 90% of the ice of the world is stored was chilling prospect for the writer। लेखिका के लिए भयावह स्थिति अंटार्कटिका पर जाना और अंटार्कटिका पर जाकर उस स्थान पर, क्योंकि अंटार्कटिका वो स्थान है जहां संसार की 90% से ज्यादा बर्फ एक जगह स्थित है, तो उस जगह जाना और 2 सप्ताह तक वहां रहना, ये उसके लिए चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, भयावह स्थिति पैदा कर देने वाली बात थी, एक प्रकार से डर पैदा कर देने वाली बात थी। नॉट जस्ट सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, लेखिका कहती है कि ये डर सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के कारण नहीं था। कहने का मतलब जो रक्त संचरण है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन को लेकर या जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उन उपापचयी क्रियाओं को लेकर नहीं था। मतलब लेखिका ये देख रही थी कि मैं
दक्षिण भारत की महिला, सूर्य उपासक महिला, जहां धूप ज्यादा पड़ती है, सर्दी जिसको सहन करने की आदत नहीं है, ऐसी महिला के लिए, और अंटार्कटिका में जाकर या अंटार्कटिका पर 2 सप्ताह तक रहना डर पैदा कर देने वाली चीज थी। तो लेखिका कहती है कि डर सिर्फ सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए नहीं थे। ऐसा नहीं था कि कहीं वहां जाने के बाद में मेरा ब्लड सर्कुलेशन चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां जाने के बाद में मेरी उपापचयी क्रियाएं काम करेगी कि नहीं करेगी, इसलिए सिर्फ नहीं था, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, यानी कि आगे जाकर वो क्रिया विधियां होगी या नहीं होगी वो तो दूर की बात थी, सिर्फ सोचकर ही डर लगता था कि मेरी जैसी गर्मी में रहने वाली एक महिला के लिए, मेरी जैसी गर्मी में रहने वाली एक महिला के लिए, और ऐसे स्थान पर जाकर 2 सप्ताह तक रहना जहां संसार की 90% बर्फ एक जगह इकट्ठी है, ये वास्तव में कल्पना करना ही डरा देने वाली बात थी। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ महाकाल की जय सर। बॉल। देखिए लेखिका अंटार्कटिका पर चलने को पिंग पोंग बॉल में चलने से साथ कंपेयर करती है। तो ध्यान देना, लेखिका कहती है इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जेंट पिंग पोंग बॉल। अंटार्कटिका पर चलना एक प्रकार से बड़ी सी पिंग पोंग जो टेनिस की बॉल होती है, उस बॉल में चलना जैसा था। ऐसा क्यों? डेवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, क्योंकि ये ऐसा स्थान था जो मनुष्य के पद चिन्हों से, जो मनुष्यों के पद चिन्हों से क्या था, जिस पर मनुष्य के कोई पद चिन्ह नहीं थे, जिस पर मनुष्य का कोई चिन्ह नहीं था। नो ट्रीज, जहां कोई पेड़ पौधे नहीं थे। बिलबोर्ड्स, नहीं कोई वहां बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, और नहीं कोई बिलबोर्ड्स थे, कोई साइन बोर्ड्स थे। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, यानी किसी भी प्रकार की समय अवधि और सोच विचार की भावनाएं आप वहां जाकर खो देते हैं। देखिए आज जब हम उठते हैं, आप किसी शहर के अंदर गुजर रहे हैं, तो साइन बोर्ड्स को देखकर आप बता देते हैं कि अपन इस जगह हैं। किसी ने किसी चीज को देखकर आप वहां बता देते हैं कि अपन यहाँ हैं। तो पेड़ पौधे, साइन बोर्ड, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है कि हम यहाँ हैं। लेकिन अंटार्कटिका पर जाकर लेखिका कहती है अंटार्कटिका पर न तो कोई पेड़ पौधे हैं, न कोई साइन बोर्ड है, न कोई ह्यूमन पॉपुलेशन है, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। आप कौन सी जगह खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कौन सा ये स्थान है, ये सारा का सारा प्रोस्पेक्ट, ये सारा का सारा विचार, ये सारा का सारा भाव आप वहां अंटार्कटिका पर जाकर खो देते हैं। The visual scale ranges from the microscopic to mighty mices and mites to blue whale and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. लेखिका कहती है कि विजुअल स्केल्स रेंजेज, वहां दिखाई देने वाली जो चीजें हैं, लेखिका कहती है उनकी रेंज माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने वाली चीजों से लेकर द माइटी और विशालकाय चीजों तक, माइजेज मच्छरों से, एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स, यानी मच्छरों से लेकर ब्लू व्हेल तक के जानवर ये वहां हैं। आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और बर्फ के जो वहां पहाड़ हैं, आइसबर्ग्स हैं, वो इतने बड़े हैं जैसे कि मानो कोई एक देश का आकार हो, यानी एक देश के क्षेत्रफल के बराबर तो वहां बर्फ के पहाड़ हैं। लेखिका कहती है द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, सबसे बड़ा जो बर्फ का पहाड़ है अंटार्कटिका पर, उसका साइज, उसका आकार, उसका क्षेत्रफल बेल्जियम देश के बराबर है। डेज गो ऑन एंड ऑन द 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, 24 घंटे वहां दिन रहता है, यानी कि दिन ही दिन चलता रहता है 24 घंटे तक। समर लाइट, सूर्य का, गर्मी का मतलब जैसे जो प्रकाश होता है वो वहां दिखाई देता है। एंड एबिक्यूटियस साइलेंस,
एबिक्यूटियस साइलेंस का मतलब होता है बड़ी शांति, यानी कि अपन एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक लंबी बिना इंटरप्शन वाली जो कंटिन्यू पीस होती है, शांति होती है, वो वहां दिखाई देती है, सॉरी वो वहां महसूस होती है। देखिए स्टूडेंट्स, वहां क्या है, वहां कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, और जब ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो वहां किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। लेखिका कहती है कि वहां उस जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ है। हालांकि जानवर हैं, बर्फ में रहने वाले, बर्फ के पानी में रहने वाले, छोटे से छोटे मच्छर से लेकर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखे जाने वाले जानवरों से लेकर, मच्छर से लेकर, और बड़ी बड़ी जो व्हेल मछलियां हैं, वहां तक चीजें वहां देखी जा सकती है। लेकिन कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, किसी प्रकार के कोई मकान नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, किसी प्रकार से कोई अपन ये कह सकते हैं कि साइन बोर्ड्स वहां नहीं है। तो वहां जाकर पता ही नहीं चलता हम पूरब में खड़े हैं या उत्तर में खड़े हैं, दक्षिण में खड़े हैं या पश्चिम में खड़े हैं, हम कौन सी जगह है, हमारे राइट साइड में कितना बड़ा अंटार्कटिका है, लेफ्ट साइड में कितना है, क्योंकि एक विशालकाय क्षेत्र है। और आप कल्पना कर सकते हो कि अनगिनत पहाड़, यानी एक देश के आकार के क्षेत्रफल के जितने पता नहीं कितने पहाड़ वहां हैं, छोटे बड़े। अब आप सोचिए, तो एक क्षेत्र एक देश जितने बड़े बड़े वहां बर्फ के अनगिनत पहाड़ हैं, तो उस अंटार्कटिका का क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, उस अंटार्कटिका का क्षेत्रफल कितना बड़ा होगा, इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चीर शांति कौन? पूजा शर्मा, तेरा ऑडियो ऑन क्यों हो रहा है बार बार? अब की बार रिमूव कर देना, ये ऑन करे तब। पूजा शर्मा दोबारा वीडियो ऑन करे, ऑडियो ऑन करे, इसको रिमूव कर देना यहां से। पूजा शर्मा ऑडियो ऑफ कर अपना, म्यूट कर इसको यहां से। देखो बेटा, एबिक्यूटियस साइलेंस का मतलब होता है चीर शांति, यानी कि हमेशा परमानेंट रहने वाली शांति, चीर शांति कहते हैं अपन इसे। चीरकालीन शांति वहां होती है, हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉक एंड वी वेंट बैक एंड फॉर्थ। लेखिका कहती है हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रॉक एंड वी वेंट बैक एंड फॉर्थ, हम इधर से उधर, वहां एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ घूमते रहते हैं। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, अरे ये कहां से आ गया, ये चैप्टर ही नहीं है बुक में, आपकी बुक देना। लेखिका कहती है एबिक्यूटियस साइलेंस इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवेंसेस ऑफ कॉल्विंग आइस शीट्स। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका पर जो चीर स्थायी शांति होती है, वो चीर स्थायी शांति सिर्फ और सिर्फ ओनली बाय द ओकेजनल साइलेंस एवलेंस और कॉल्विंग आइस शीट। लेखिका कहती है कि ये जो चीर शांति, चीरकालीन शांति वह अंटार्कटिका पर होती है, ये यदि इंटरप्ट होती है, यानी कि उस शांति में किसी प्रकार का भंग पड़ता है, किसी प्रकार की आवाज आती है, तो वो किसकी आती है? ओकेजनल एवलेंसेस ऑफ कॉल्विंग आइस शीट्स, यानी कि कभी कभार जो बर्फ के पर्वतों से बर्फ का टुकड़ा खिसकता है, किसी बर्फ की टुकड़े को या किसी बर्फ की परत का उस पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरना, और वो जो उसके घर्षण से आवाज होती है,
उस आवाज से अंटार्कटिका की चिरस्थायी या चिरकालीन जो शांति है वो इंटरप्ट होती है। कॉन्क्रीट्स द प्लेस, जो कि ये स्थान है, इस स्थान को पवित्र बनाता है, जो कि इस स्थान को महत्वपूर्ण बनाता है। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. यही वो समस्त चीजें हैं जो आपको किसी न किसी प्रकार से संसार की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है, जो जैविक इतिहास होता है, उस इतिहास के संदर्भ में देखने के लिए तैयार करती है, उस इतिहास के संदर्भ में आपको दिखाती है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोग्नोसिस इजंट गुड। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्व अनुमान, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्व अनुमान, और वहां मनुष्य का पूर्व जो अनुमान है वो अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब आप अंटार्कटिका पर जाइए, लेकिन अंटार्कटिका पर मनुष्य का पूर्व अनुमान करना उचित नहीं होगा कि यहाँ कोई मनुष्य रहा होगा, नहीं रहा होगा, रहेगा तो कब रहेगा, नहीं रहा तो क्यों नहीं रहा। ये सारी जो इमेजिनेशंस हैं, ये सारी की सारी इमेजिनेशंस निरर्थक है। इसके बाद में देखिए ह्यूमन इंपैक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये ह्यूमन इंपैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पॉल्ट्री 12,000 ईयर्स। लेखक कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो ह्यूमन सिविलाइजेशंस है, जो मनुष्य की सभ्यता है, वो लगभग 12,000 वर्ष पुरानी है। आप सोचिए 500-600 मिलियन ईयर्स अगो, जहां अंटार्कटिका, जहां गोंडवाना हुआ करता था, और कई मिलियन ईयर्स अगो, कई हंड्रेड्स मिलियन ईयर्स अगो पहले से वहां अंटार्कटिका है। इस पृथ्वी के धरातल पर जिस पृथ्वी का इतिहास अपन कई करोड़ों वर्षों में मानते हैं, उन करोड़ों वर्षों में यदि मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है तो वो मात्र 12,000 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी बताता है लेखिका? 12,000 वर्ष पुरानी। कहने का मतलब यहां पहले जो अंटार्कटिका पर, या फिर अपन ये कहें कि गोंडवाना के समय थिंग्स डिफरेंट थी। लेखक ने हमें बताया था, क्या बताया था? कि जो जलवायु थी वो ज्यादा गर्म थी, एक अलग प्रकार का फ्लोरा एंड फोना वहां था, यानी कि अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जगत वहां रहते थे। बाद में जब डायनासोर्स गायब होने लगे उस समय, और जब मैमल्स अपनी प्रक्रिया में आए, उस समय जाकर ये पृथ्वी अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग देशों में बटी। लेखक कहता है, लेखिका कहती है कि इस पृथ्वी पर मानव का इतिहास सिर्फ 12,000 वर्ष पुराना है। मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर सिर्फ 12,000 वर्ष पुरानी है। barely a few seconds on the geological clock। यदि हम इस संपूर्ण करोड़ों वर्षों के समय को एक जियोलॉजिकल क्लॉक के माध्यम से देखें, यदि हम ये देखें कि ये टोटल करोड़ों वर्ष जो हैं ये 12 घंटे का समय है, तो आप घड़ी के हिसाब से देखें तो ये मान लीजिए कि मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिए मात्र कुछ सेकंड्स हुए हैं। मिनट तो दूर की चीज है। 12,000 वर्षों का जीवन जियोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति को मात्र कुछ सेकंड्स की उत्पत्ति मानता है इस पृथ्वी पर। In that short time we have managed to feed quite a rush, I think our dominance over nature। लेकिन इस 12,000 वर्ष के छोटे से समय में ही हमने यहां उथल पुथल मचा दी। अवर डोमिनेंस ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर हमने अपना आधिपत्य जमा लिया। विद अवर विलेजेस, गांव बनाकर, टाउन्स कस्बे बनाकर, सिटीज शहर बनाकर, मेगा सिटीज बड़े शहर बनाकर, और अब तो हम स्मार्ट सिटीज और बनाने जा रहे हैं। तो लेखिका कहती है कि मात्र 12,000 वर्ष जिस मनुष्य को इस पृथ्वी पर आए हुए हुआ है, वो मनुष्य क्या कर रहा है? उसने सिर्फ 12,000 वर्षों में इस पृथ्वी के
नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर गांव बनाकर, शहर बनाकर, स्मार्ट शहर बनाकर, बड़े शहर बनाकर, कस्बे बनाकर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही देखिए, डायनासोर्स जो प्रजातियां वहां कई सैकड़ों करोड़ों वर्षों से थी, उन प्रजातियों ने वहां कुछ नहीं किया। मतलब वो नहीं किया जो ह्यूमन पॉपुलेशन ने किया। यानी कि जो प्रजातियां करोड़ों वर्षों में कुछ नहीं कर पाई, हमने मात्र 12,000 वर्षों में इस प्रकृति पर अपना डोमिनेंस स्थापित कर दिया। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. एक बात और कहती है लेखिका कि पृथ्वी के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, यानी कि संसाधन लिमिटेड है, सीमित संसाधन है। और हमारी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या ने बाकी की दूसरी स्पेसीज से हमें लड़ते हुए छोड़ दिया। यानी कि उन प्राकृतिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ा। आज से पहले देखिए, प्राचीन समय की बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे और उन जंगलों में बहुत सारी जंगली प्रजातियां हुआ करती थी, लेकिन हमने उन जंगलों में औद्योगिक क्षेत्र बसा दिए, गांव बसा दिए, कस्बे बसा दिए, शहर बसा दिए, और वह जो दूसरी प्रजातियां थी उन प्रजातियों के साथ हमारा सामना हुआ और आज वो प्रजातियां लुप्त हो गई, सिर्फ और सिर्फ हमारी इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण, हमारी इस नेचर पर डोमिनेंस के कारण। एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और बिना सोचे समझे, अनमिटिगेटेड का मतलब होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से जीवाश्म को जलाना। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म, फ्यूल्स का मतलब ईंधन, इन दोनों को जलाने के कारण हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। हमारी तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ने और क्या किया, हमने जीवाश्म काफी जलाए, हमने ईंधन का खूब उपयोग किया, जिसके कारण आज संसार के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत जमा हो गई। दिस इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से जो संसार का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, जो संसार का एक प्रकार से एवरेज टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को बढ़ा रही है। इसके क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1,
टेक ए स्क्रीनशॉट, हरी अप। Tell me, have you taken or not? क्या नाम था लड़की? एक लड़की थी पूजा, उसने 2-3-4 बार बीच बीच में वीडियो ऑन किया, ऑडियो ऑन किया था। मैंने लास्ट में उसको क्लास से हटा दिया, और बार बार करने के बावजूद भी तुम लोग यदि ऐसा करोगे तो मैं क्लास से हटा दूंगा। आज भी बता देता हूँ तुम्हें। पढ़ना है तरीके से पढ़ो, नहीं पढ़ना है अपने घर रहो। अच्छा, ये कौन सारा चौधरी बोल रही है कि सर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जूम करके देख लीजिएगा, दिख जाएगी। अच्छा, आज भी यदि किसी बच्चे ने परेशान किया हो बीच में, इस एक लड़की के अलावा किसी ने और ऑडियो ऑन किया हो, तो आप मेरे को जरूर मैसेज करना कौन था कौन नहीं था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। सी यू टुमारो।